क्या आपने कभी सोचा है कि एक राज्य की किस्मत किस तरह बदल सकती है? एक ऐसा राज्य जहां कभी वामपंथ का लाल झंडा लहराता था, फिर तृणमूल की नीली सफेद चादर बिछी और अब भगवा लहर की दस्तक सुनाई दे रही है। बंगाल, जो कभी भारतीय राजनीति का गढ़ माना जाता था, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आने वाला रास्ता पूरे देश की दिशा तय कर सकता है। 3 साल पहले 2021 में जब वोटों की गिनती हो रही थी, तब पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ममता बनर्जी टिक पाएंगी? और जब नतीजे आए तो बंगाल ने अपना फैसला सुना दिया। तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटें मिली, भाजपा को 77। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी छलांग थी, 0 से 77 सीटें। लेकिन ममता दीदी के लिए ये जीत से ज्यादा एक संदेश था, बंगाल अभी उनका है, लेकिन कब तक? आज 2026 के विधानसभा चुनाव सामने हैं और सवाल वही है, लेकिन इस बार ज्यादा गहरा, ज्यादा जटिल। क्या ममता बनर्जी अपनी गद्दी बचा पाएंगी? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति इस बार कामयाब होगी? क्या बंगाल की जनता फिर से इतिहास रचने वाली है? लेकिन ये सिर्फ चुनाव की कहानी नहीं है, ये कहानी है सत्ता की, विरासत की, आरोपों की, षड्यंत्रों की। ये कहानी है उन लाखों लोगों की जो हर 5 साल में अपने भविष्य का फैसला करते हैं, और उन नेताओं की जो उस भविष्य को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, जहां हम समझेंगे कि बंगाल की राजनीति इतनी अहम क्यों है, क्यों ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य तय कर सकता है। बंगाल एक ऐसा नाम जो सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि संस्कृति, साहित्य, क्रांति और राजनीति का पर्याय है। रविंद्रनाथ टैगोर की धरती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि और आजादी की लड़ाई में सबसे आगे खड़ा राज्य। लेकिन आजादी के बाद इस राज्य ने जो राजनीतिक यात्रा तय की, वो कम रोमांचक नहीं है। पहले कांग्रेस का दबदबा रहा, फिर 1977 में ज्योति बासु के नेतृत्व में वामपंथी मोर्चा सत्ता में आया, और ये सत्ता 34 साल तक टिकी नहीं। 34 साल दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है। 2011 में ममता बनर्जी ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा किया, परिवर्तन का नारा दिया और बंगाल की जनता ने उन्हें अपना मुख्यमंत्री बनाया। वामपंथी गढ़ ढह गया और एक नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन राजनीति में कोई भी ताज हमेशा के लिए नहीं होता। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब बंगाल में भाजपा की उपस्थिति नगण्य थी। लेकिन केंद्र की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने अपनी नजरें बंगाल पर गड़ा दी। क्यों? क्योंकि बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, 42। ये उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा संख्या है। और अगर भाजपा को 2024, 2029 या उसके बाद भी केंद्र में सत्ता बनाए रखनी है, तो बंगाल जीतना जरूरी है। तो एक तरफ ममता बनर्जी, जो अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्होंने पूरे देश में अपना साम्राज्य फैलाया है, और बीच में बंगाल की जनता, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, ये लड़ाई है 2 विचारधाराओं की, 2 संस्कृतियों की, 2 भविष्यों की। आइए समझते हैं ममता बनर्जी कौन है, कैसे एक साधारण महिला ने 34 साल पुराने वामपंथी किले को ढा दिया। ममता बनर्जी का जन्म 1955 में कोलकाता में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिता की असमय मृत्यु के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आया, लेकिन ममता ने हार नहीं मानी, पढ़ाई पूरी की और राजनीति में उतरी। 1984 में पहली बार सांसद बनी, कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन उनका सपना अलग था। 1997 में उन्होंने अपनी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, और तब से लेकर आज तक वे बंगाल की सबसे शक्तिशाली राजनेता बन चुकी हैं। ममता की छवि लड़ाकू नेता की है। वे सड़कों पर उतरती हैं, धरना देती हैं और अपनी बात मनवा कर ही दम लेती हैं। 2006 में सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन ने उन्हें बंगाल की जनता की नेता बना दिया। किसानों की जमीन बचाने के लिए उन्होंने टाटा मोटर्स के नैनो प्लांट का विरोध किया और जीत भी गईं। 2011 में जब वे मुख्यमंत्री बनी तो उम्मीद थी कि बंगाल बदलेगा। कुछ योजनाएं शुरू हुईं, जैसे कन्याश्री योजना, जो लड़कियों की शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक मदद देती है, स्वास्थ्य साथी योजना, जो गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है, सड़कें बनी, स्कूल खुले। लेकिन साथ ही आरोप भी लगे, भ्रष्टाचार के आरोप, शारदा चिटफंड घोटाला, रोज वैली घोटाला। विपक्ष ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा गया कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं।
और फिर आया 2021 का चुनाव। ये चुनाव बंगाल के इतिहास में सबसे हिंसक और विवादास्पद चुनावों में से एक माना जाता है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगे, हत्याएं हुई, हिंसा हुई और चुनाव के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन ममता जीती और उन्होंने साबित कर दिया कि बंगाल अभी उनकी जमीन है। अब सवाल है कि क्या 2026 में भी यही होगा? क्या ममता फिर से जीत पाएंगी या फिर बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा? अब बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की, भारतीय जनता पार्टी की। एक ऐसी पार्टी जो आज पूरे देश में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। 2014 से पहले बंगाल में भाजपा की उपस्थिति लगभग शून्य थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद बीजेपी ने बंगाल को अपना अगला लक्ष्य बनाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीटें जीती, जो तृणमूल के लिए एक बड़ा झटका था। और फिर 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें। भाजपा की रणनीति क्या है? सबसे पहले संगठन को मजबूत करना, हर गांव, हर ब्लॉक में कार्यकर्ताओं का जाल बिछाना। दूसरा, बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाना। भाजपा का कहना है कि ममता सरकार ने बंगाल की संस्कृति और परंपराओं की उपेक्षा की है। तीसरा, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण। भाजपा ने आरोप लगाया है कि तृणमूल सरकार अल्पसंख्यकों को तुष्ट करने में लगी है और बहुसंख्यकों को नजरअंदाज कर रही है। ये मुद्दा बंगाल में कितना प्रभावी है, ये 2026 के चुनाव में ही पता चलेगा। चौथा, केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, इन सब का श्रेय भाजपा लेती है और कहती है कि अगर बंगाल में भी भाजपा की सरकार होती तो ये योजनाएं बेहतर तरीके से लागू होती। और पांचवा, नरेंद्र मोदी का करिश्मा। मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में है और बंगाल में भी उनका एक बड़ा समर्थक वर्ग है। भाजपा की पूरी रणनीति मोदी के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन क्या ये काफी है? क्या भाजपा 2026 में ममता को हरा सकती है? इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि बंगाल की राजनीति सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, ये भावनाओं का खेल है, पहचान का खेल है। बंगाल में एक खास राजनीतिक संस्कृति है। यहाँ की जनता अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान के प्रति बेहद संवेदनशील है और ममता बनर्जी ने इस भावना को बखूबी समझा है। वे बंगाली भाषा में बोलती हैं, बंगाली त्योहारों में शामिल होती हैं और खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश करती हैं। भाजपा के लिए ये एक चुनौती है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी को अक्सर बाहरी पार्टी के रूप में देखा जाता है। हालांकि भाजपा ने इस धारणा को बदलने की कोशिश की है। शुभेंदु अधिकारी जैसे स्थानीय नेताओं को पार्टी में शामिल किया है, जो तृणमूल से भाजपा में आए हैं। लेकिन क्या ये काफी होगा? 2021 के चुनाव में एक और दिलचस्प बात हुई। नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गईं शुभेंदु अधिकारी से। यह उनके लिए एक व्यक्तिगत झटका था, लेकिन दूसरी सीट से वे जीत गईं और मुख्यमंत्री बनी। ये दिखाता है कि बंगाल में व्यक्तिगत जीत हार से ज्यादा पार्टी की जीत मायने रखती है। अब 2026 में क्या होगा? क्या ममता बनर्जी फिर से अपनी पार्टी को जीत दिला पाएंगी या फिर भाजपा की लहर बंगाल को भी अपने साथ बहा ले जाएगी? इस सवाल का जवाब कुछ मुद्दों पर निर्भर करता है। पहला मुद्दा, आर्थिक विकास। बंगाल की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों में कैसी रही है? क्या लोगों को रोजगार मिला है? क्या उनका जीवन स्तर सुधरा है? ये सवाल हर चुनाव में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। ममता सरकार का कहना है कि बंगाल में विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, स्कूल खुले हैं, अस्पताल बने हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह विकास सिर्फ कागजों पर है, जमीन पर नहीं। भ्रष्टाचार, नौकरशाही की लापरवाही और राजनीतिक हिंसा ने विकास को धीमा कर दिया है। दूसरा मुद्दा, सुरक्षा। बंगाल में राजनीतिक हिंसा एक बड़ी समस्या रही है। हर चुनाव में हत्याएं होती हैं, बूथ कैप्चरिंग की खबरें आती हैं। 2021 के चुनाव के बाद भी हिंसा की कई घटनाएं हुई। भाजपा ने आरोप लगाया कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थकों पर हमले किए। तृणमूल ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि यह साजिश है। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई में बंगाल में राजनीतिक हिंसा है या फिर यह सिर्फ प्रचार है? ये सवाल जटिल है, क्योंकि बंगाल में राजनीति और हिंसा का रिश्ता पुराना है। वामपंथी शासन के दौर में भी ऐसी घटनाएं होती थीं और आज भी होती हैं। लेकिन क्या ये सामान्य है? क्या ये लोकतंत्र के लिए स्वीकार्य है? तीसरा मुद्दा, पहचान की राजनीति। बंगाल में हिंदू मुस्लिम समीकरण हमेशा से नाजुक रहा है। 1947 के विभाजन के समय बंगाल भी दो हिस्सों में बंट गया। पश्चिम बंगाल भारत में रहा और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, जो बाद में बांग्लादेश बना।
आज भी बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 30% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है, और ये आबादी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तृणमूल कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम वोट बैंक पर ध्यान दिया है। ममता सरकार ने इमाम भत्ता योजना शुरू की, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस पर भाजपा ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया। दूसरी तरफ भाजपा ने हिंदू वोट को समेकित करने की कोशिश की है। राम मंदिर, धारा 370 का खात्मा, CAA जैसे मुद्दों को उठाया है और बंगाल में जय श्री राम के नारे को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या बंगाल की जनता इस ध्रुवीकरण को स्वीकार करेगी? क्या यहाँ की साझा संस्कृति, जो सदियों से हिंदू मुस्लिम सद्भाव पर टिकी है, टूट जाएगी? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब सिर्फ 2026 के चुनाव ही देंगे। चौथा मुद्दा, महिला मतदाता। बंगाल में महिलाएं राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं और ममता बनर्जी खुद एक महिला होने के कारण उन्हें महिला मतदाताओं का बड़ा समर्थन मिलता है। कन्याश्री जैसी योजनाओं ने इस समर्थन को और मजबूत किया है। भाजपा के लिए ये एक चुनौती है, क्योंकि महिला मतदाताओं को लुभाना आसान नहीं है। उन्हें ठोस योजनाएं और काम चाहिए, सिर्फ नारे नहीं। पांचवा मुद्दा, युवा मतदाता। बंगाल में लाखों युवा मतदाता हैं जो पहली बार या दूसरी बार वोट डालेंगे। उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वे रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। तृणमूल और भाजपा दोनों को इन युवाओं को अपनी तरफ करना होगा, लेकिन कौन इसमें कामयाब होगा? और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, गठबंधन की राजनीति। बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दल भी हैं, हालांकि उनकी ताकत काफी कम हो गई है।